चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। एक और गाड़ी, एक और इंटरव्यू, एक और प्रत्याशी, एक और लोकसभा। ये है आजमगढ़ लोकसभा, जो लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का गढ़ रही और साल 2022 में इस गढ़ को भेदने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जब अखिलेश यादव इस सीट को छोड़कर चले गए, विधानसभा में करहल चले गए, तो पार्टी ने उपचुनाव में जो हुए वहाँ पर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया और उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की। हम दिनेश लाल यादव निरहुआ से मुखातब हैं। दिनेश जी, एक बार फिर से स्वागत है लल्लन टॉप पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा जा रहा है चुनाव? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब एकदम समझिए सब कुछ आखिरी ओवर चल रहा है और इसी में उड़ाना है सिक्सर। कुछ गला बैठा लग रहा है? हाँ, वो तो लगातार हम सभा कर रहे हैं और सुबह से लेकर के रात के 2-2 बजे तक हम लोग घूम रहे हैं, तो थोड़ा गला तो बैठ ही जाता है। चलिए, मैं सबसे पहले बात कैसे शुरू करूं? इल्ज़ाम से शुरू करूं? अब देखिए 2022 के चुनाव पर इल्ज़ाम है, क्योंकि मैं अभी धर्मेंद्र यादव का एक इंटरव्यू करके आ रहा हूं। अच्छा। और मैंने उनसे 2022 के लोकसभा चुनाव के नतीजे पे बात की, तो वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पे कि आप जो जीते, आपने इल्ज़ाम सुने भी होंगे कई सारे इंटरव्यूज़ में, कि वो धांधली करके जीता गया। एक्सीडेंटल लॉस जैसा शब्द पब्लिक के बीच में तैर रहा है आपके विरोधियों में। क्या कहेंगे अपनी 2022 वाली जीत को? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और इनके जो लीडर हैं, ये जब तक ख़त्म नहीं कर लेंगे अपनी पार्टी, तब तक ये यही करते रहेंगे। असली बात नहीं बताएंगे कि वो अखिलेश यादव जी 19 में जीते और आजमगढ़ में 3.5 साल में कुछ नहीं किए, एक पैसा नहीं किया और भाग गए। और उसके बाद जब ये आए तो ये हार गए, क्योंकि मैं 19 में हार के भी यहीं था और आजमगढ़ की जनता कह रही थी कि हार के भी जो यहीं खड़ा है, जीत के भी साधारण है। जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, निरहुआ उसका उदाहरण है, जो हारने के बाद भी भागा नहीं, यहीं आजमगढ़ में रहा, अपना काम करता रहा, शूटिंग करता रहा, जहाँ शूटिंग करता था वहीं पे ऑफिस लगाता था। और आप सोचिए कि जनता वहाँ आकर के अपना तकलीफ बताती थी, और चूँकि केंद्र में भी हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है, तो जहाँ का भी जो काम होता था हम उसको पत्र बनाते थे और उनका काम हो जाता था। जो लोग उनके लिए लड़ते थे, भिड़ते थे अखिलेश यादव जी के लिए, उनको भी कोई तकलीफ आई तो उनको काम करने के लिए कौन यहाँ मिला? दिनेश लाल यादव मिला। तो जीत का कारण ये था कि लोगों ने देखा कि भाई ये तो यहाँ मिल रहा है, ये काम कर रहा है। वो तो सिर्फ चुनाव में आते हैं, जीते या हारे भाग जाते हैं। तो उनके साथ दिक्कत ये है कि ये असली कारण नहीं बताएंगे। कभी ईवीएम खराब हो जाएगा ऐसा बताएंगे, कभी बताएंगे कि धांधली हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी से और धर्मेंद्र यादव जी से, वो रिकॉर्ड में है बयान, आप कहीं सुन लीजिएगा। 19 में जब चुनाव लड़े थे अखिलेश यादव जी, तो नतीजे आने के पहले वो चले गए चुनाव आयोग में और उन्होंने कहा आजमगढ़ का परिणाम जो भी होगा मैं नहीं मानूंगा, वहाँ धांधली हो रही है, गलत हुआ है। तो जीते तो क्यों मान लिए? नहीं मानना चाहिए था ना। तो ये जहाँ जीतते हैं वहाँ सब ठीक होता है, जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाता है, धांधली हो जाती है। इनका चरित्र ही यही है कि ये जो असली रीजन है उस पर न बात करते हैं और ना उस पर काम करते हैं। काम भी करते तो आते कि चलो भाई, अखिलेश यादव जी कहते कि देखो धर्मेंद्र, मैं तो जीता 3 साल में कुछ किया नहीं, वहाँ रहा नहीं, कम से कम आप हारे हो तो वहीं रहो, ताकि जनता को लगे कि भाई ठीक है हार गया लेकिन है यहाँ पे हमारे साथ में रह के और हमारे दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। तो आप कह रहे धर्मेंद्र यहाँ नहीं रहते? वो ही नहीं दिखाए, उनसे पूछिए ना। धर्मेंद्र यादव खुद ही इस बात को कह चुके हैं कैमरे पे कि हाँ बात सही है, मैं हारने के बाद यहाँ एक भी बार नहीं आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि अखिलेश यादव यहाँ लड़ें। अच्छा, ये उनका बयान है। ठीक है। भाई साहब, आप चाहें तो अपनी स्पीड से चलिएगा, सारथी साहब, हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है?
क्योंकि वो धीमे धीमे चल रहे थे, मुझे लगा कि दिक्कत ना। ये रोड अच्छा है तो आप चलिए अच्छे से। ठीक, अब ये बताइए कि आपने शूटिंग की बात की, तो 2 साल में जब आप चुनाव जीत गए 22 में, 24 आ गया, 2 साल में शूटिंग वूटिंग का काम करने का, फिर सिनेमा होने का लिए वक्त मिल पाया? क्योंकि देखिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट की थोड़ा बताइए। मैं वही बता रहा हूँ कि पहले जो भी एक्टर चुनाव लड़े, उनको अगर दिक्कत हुई तो यही हुई कि वो अपने क्षेत्र में नहीं रह के चले गए मुंबई वापस शूटिंग करने। पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सारी जितनी मेरी शूटिंग थी सबको मैंने यहीं बुला लिया आजमगढ़ में, कि मैं तो रहूँगा अपने क्षेत्र में, अगर जिसको यहाँ शूटिंग करनी है भैया वो हमको लेके फिल्म बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। तो हमारे जितने निर्माता थे सब लोगों ने साथ दिया, सब आ गए आजमगढ़ में। और आपको मैं बता रहा हूँ कि 1.5 साल में 8 फिल्में मैंने अपनी बनाई है आजमगढ़ में। और जो बाकी मेरे मित्र हैं, हीरो हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, निर्माता निर्देशक हैं, सबको बुलाया कि आप लोग भी आके यहीं आजमगढ़ शूटिंग करो। और 1.5 साल में ऑन रिकॉर्ड 22 फिल्में शूट हुई है आजमगढ़ में। जी, ऑल स्टार्ट बाय यू? हाँ, मैंने 8 फिल्म मैंने की उसमें, और बाकी साथी कलाकारों की थी, उन लोगों की भी शूटिंग यहाँ पे हो। इसमें अलग अलग रोल में किसी फिल्म में शामिल रहे होंगे। ठीक है, अब आपने जब बात कर दी सिनेमा की और एक्टर्स की और एक्टर्स की पॉलिटिक्स की, तो मैं आजमगढ़ पे आना चाहता था। मेरे पास ये है कन्फ्यूजन कि मैं 2 सवालों में से क्या चुनूँ अभी, तो मैं फिल्म सितारों पे बात कर लेता हूँ आपसे। भोजपुरी के कई सारे अभिनेता इसमें पॉलिटिक्स में एक्टिव दिख रहे हैं। रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव और अब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। ये शिफ्ट भोजपुरी सितारों को उनको क्या शय है कि वो राजनीति की तरफ इतना तेजी से आ रहे हैं? सबसे पहले मनोज तिवारी आए, फिर रवि किशन, फिर आप, और अब पवन सिंह। ठीक है, ये क्या ट्रेंड है नया? क्यों भोजपुरी सितारों में ये ट्रेंड क्यों दिखाई दे रहा है? और सॉरी मैं ब्रेक कर रहा हूँ आपको। सभी कमोबेश एक ही पार्टी को समर्थित करते हैं। ठीक है, पवन सिंह को सबसे बड़ा टिकट तो आसनसोल से दिया ही गया था, बीजेपी ने दिया था। फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब काराकाट में चर्चा है कि वो निर्दलीय लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। अब बताइए सर आप। मेरा मानना ये है कि एक ही पार्टी में जो आने वाली बात है वो इसलिए है कि ज़्यादातर जो कलाकार हैं वो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा पे काम करती है, राष्ट्रवाद पे काम करती है, पूरे देश को कैसे मजबूत बनाया जाए इस पे काम करती है। तो निश्चित रूप से सभी लोग उसी पार्टी में हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी विचारधारा ही वही है। दूसरी बात कि आपने कहा कि कलाकार क्यों मतलब ये ट्रेंड बन रहा है कि राजनीति में आ रहे हैं, उसका कारण ये है कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, उनको हमसे बड़ी उम्मीद होती है। हम जब शूटिंग में भी जाते हैं तो वहाँ लोग जुड़ते हैं, तो उनके आंखों में यही भाव होता है कि ये मेरा हीरो मेरी समस्या का समाधान कर देगा। पर उस समस्या का समाधान करने के लिए जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे उनको नहीं कर पाएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं अपने पूरे साल भर की कमाई अगर लगा देता कि चलो अपनी सारी कमाई मैं अपनी जनता के लिए लगा रहा हूँ, तो भी वो नहीं कर पाता। जब मैं राजनीति में आया, इस आजमगढ़ में रहा, और आजमगढ़ का कोई भी गरीब आया और उसने कहा कि हमको ऑपरेशन कराना है, हमको पैसे की आवश्यकता है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये राजनीति में आने की देन है कि हमने पत्र लिखा और इस आजमगढ़ में 1.5 साल में 12 करोड़ रुपए गरीबों के इलाज के लिए मंगा लिया। ये 12 करोड़ में कहाँ से गरीब का इलाज करा पाता अगर नहीं होता मैं राजनीति में। तो ये चीज़ है जो हम लोगों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करती है कि हमारे जो चाहने वाले हैं, जिन्होंने हमको बनाया है, वो उनकी कुछ तकलीफ़ है और उसको अगर मैं यहाँ रह के दूर कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। बस यही कारण है। अच्छा, और ये एक मैं फिर से इसी सवाल पे पिंग करूँगा। पवन सिंह बड़ा नाम है, उनकी चुनाव की बड़ी चर्चा है, आप क्या सोचते हैं उनके चुनाव के बारे में? मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है, और ये पवन जी का अपना निजी फैसला है
और वो परिणाम जो भी होगा उसका जो उत्तरदायी होगा वो भी पवन सिंह जी होंगे, उसमें कोई और कुछ नहीं कह सकता है। और कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए, आजमगढ़ पे चर्चा होती है कि 2019 में हारने के बाद भी आपने 22 में यहाँ से पर्चा भरा था। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब 22 में यहाँ पे उपचुनाव हो रहा था तो आपको ध्यान होगा उसी समय देश में अग्निवीर को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे। अग्निवीर वाली स्कीम को लेके कई जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो मैं बनारस लैंड किया कि मैं आजमगढ़ आऊँगा और यहाँ पे चुनाव कवर करूँगा, और फिर हमको लगा कि छात्रों की बात सुने तो हम वहाँ चले गए। लेकिन ये सवाल लोगों में हम उस समय बना हुआ था कि 19 में हारने के बाद 22 चुनते हैं, आजमगढ़ ही चुनते हैं। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव को क्या इतना लगाव है? आजमगढ़ पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो दिनेश लाल यादव कहाँ लड़ना चाहते हैं ये नहीं तय करेगा। हम लोग सिर्फ कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में हर कोई कार्यकर्ता है और पार्टी जो काम हमको देती है वो हम करते हैं। पार्टी की विचारधारा से हम सहमत हैं, इसलिए पार्टी में आए। अब पार्टी हमसे अगर प्रचार करने को कहती तो हम प्रचार करते। पार्टी अगर हमसे कहती कि आप जा कर के हमारे प्रत्याशी को वहाँ पे सपोर्ट कीजिए, हम सपोर्ट करते। पर अगर पार्टी ने कह दिया कि आप ही जाके वहाँ लड़िए तो हम लड़े। वो तो आदेश जैसा आएगा पार्टी का वो हम करेंगे। क्योंकि ये चर्चा इसलिए भी है कि क्या यादव बहुलता की वजह से सीट को चुना गया, और फिर ये भी चर्चा होती है यादव बहुलता की वजह से चुना गया तो मैनपुरी इटावा सैफई जैसे बेल्ट को क्यों नहीं चुना गया। ठीक है, अब क्या यादवों के अंदर आप कितना पेनिट्रेट कर पाए हैं? क्योंकि इस तरह की खबरें आप सुन रहे होंगे इस चुनाव में कि दिनेश लाल यादव यादवों के अंदर, यादव समुदाय के अंदर, खासकर आजमगढ़ लोकसभा में कितना अंदर घुस पाए हैं, कितना समर्थन जुटा पाए हैं। ये इसका लिटमस टेस्ट है 25 तारीख को, 25 मई को, जिस दिन पोल है। इस तरह की खबरें सुन रहे हैं आप? हाँ, और देखिए उसका कारण है कि आजमगढ़ में जब मैं पहली बार आया था, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितना परिवर्तन हुआ है। आजमगढ़ जब मैं पहली बार 19 में आया था तो एक यादव बाहुल्य गांव था और वो लोग मुझ पे पत्थर फेंकने लगे मेरे काफिले पे। इसकी खबरें वीडियो आए थे। हाँ, तो फिर हमने निवेदन किया, कोई बात नहीं भैया, आपको अगर हमारा विरोध करना है तो बटन दबाना, ये तरीका नहीं है और ये ठीक नहीं है। 24 में भी इस तरह के विरोध हुए आपके कई सप्ताह? नहीं, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद चुनाव हुआ और हम 19 में हार गए। हार के यहीं रहे और उस गांव के यादव को भी कोई काम पड़ा तो मेरे पास आया, क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ नहीं थे उसकी बात सुनने के लिए, उसका काम करने के लिए। और मैं यहीं बैठ के, और उस गांव के यादवों की भी कोई समस्या थी तो उसको मैंने सॉल्व किया और उसका नतीजा हुआ कि 22 में मैंने वो गांव का भी बूथ जीत लिया जिस गांव में पत्थर चला था 19 में। ये बदलाव आया। यादवों का सबसे बड़ा नेता कौन इसको मानते हैं? ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपके साथ भी वो आइडेंटिटी अटैच की जाती है ना। यादवों का यूपी में सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं? निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी। क्या ये जो बात चर्चा चलती है, चौराहे की चर्चा है ये, लेकिन चलती है कि दिनेश लाल यादव इस तैयारी में हैं कि वो यूपी में यादवों के सबसे बड़े नेता के तौर पे उभर सकें? कोई तैयारी नहीं। मेरा जो स्टैंड है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ और आपके माध्यम से पूरे यादवों को भी बता देता हूँ कि अगर उनको लगता है कि मैं यादव के खिलाफ लड़ रहा हूँ तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। मैं यादवों के हक के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भैया जो हैं विजय लाल यादव, वो यहाँ मेरे खिलाफ प्रचार करते हैं, वो सपा में हैं। हाँ, वो 35। इसको कोई बहस नहीं होती आप लोगों? नहीं, कोई बहस नहीं होती, क्योंकि वो हमारा समझदारी उतनी है हम लोगों में। हमने सामने मिलते हैं, बतिया लेते हैं, हम लोग साथ में खाना साथ में खाते हैं, विचारधारा लगे। सुबह सुबह अलग अलग रैली में जाते हैं? हाँ, वो जाना ही पड़ेगा क्योंकि विचारधारा मैच नहीं हो रही है। तो 35 साल से वो झंडा ढो रहे हैं समाजवादी पार्टी का, और उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े और वो बहुत बार मांगे टिकट, ट्राई किए। तो जब भी कहीं यादव भी लड़ाना है
पूर्वांचल में अगर लड़ाना है यादव तो भी ये अपने परिवार से ही लड़ाते हैं। 5 यादव लड़ा रहे हैं, 5 इनके परिवार से लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक बार सवाल तो उनसे पूछ लीजिए कि क्या आप कभी भी अपने परिवार के बाहर के किसी यादव को अपनी पार्टी से सदन में पहुंचने देंगे? नहीं पहुंचने देंगे। और ये कारण है कि मैं इनसे लड़ रहा हूं। जब ये आजमगढ़ में हारेंगे, पिछली बार हारे थे, इस बार कुछ उम्मीद लेके आए, फिर हारेंगे ये, हार जाएंगे इस बार 100% हारेंगे। उसके बाद अगर हिम्मत दिखाए और अगली बार कहीं अखिलेश यादव आए और वो भी जब हारेंगे तो इनको देश में और यादव दिखने लगेंगे। तब इनको पता चलेगा कि सिर्फ इनके परिवार में यादव नहीं है, पूर्वांचल में और भी यादव हैं, और उनको भी अगर आप दे ही रहे हो सबको तो उनको भी दो। तो मैं यादवों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं यादवों के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं। ये बात यादवों को भी पता होनी चाहिए और सबको पता हो भी गई है, और सब लोग ये बात कह भी रहे हैं कि भाई ये बात तो सही है। जब तक ये लोग आजमगढ़ हारेंगे नहीं तब तक ये घर से ही पहुंचते रहेंगे। जब हारेंगे तब जाके मानेंगे कि नहीं नहीं ठीक है, पूर्वांचल में अगर कोई सीट लड़ना है यादव को तो वहीं के यादव को लड़ा दो। लड़ाई ये है मेरी। दिनेश जी, ये बताइए कि जब हम यादवों की बात कर रहे हैं, और मैं जिस जहाँ गया यूपी में पूरे, अब तो लास्ट लेग में इलेक्शन है, लगभग पूरा यूपी घूम के आ रहा हूँ, तो जहाँ यादव कंसोलिडेशन है उसको पिछले 1-2 साल में उन्होंने, आपके समर्थक और विरोधी सब हैं उसमें, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और विरोधी दोनों शामिल हैं उसमें, उन्होंने एक चीज़ बार बार पॉइंट की। उन्होंने कहा कि हमको ये समझ में नहीं आता है कि हमारी एक रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट की बात अटकी, और उन्होंने ये साफ साफ कहा कि संसद में हमने पहली बार कोई नेता देखा जिसने अहीर रेजिमेंट की मांग उठाई आपके बारे में मार्क करते हुए। फिर वो पूछते हैं अहीर रेजिमेंट कहाँ अटक गई, जबकि उसके लिए ऐसा आपने, जब आपका जो भाषण है उसमें ये था कि चीन को दौड़ा के मारेंगे अगर ये मांग पूरी हो गई तो। उस समय कुछ बॉर्डर पे चल रहा था, और अभी भी चल रहा है, कई सारे लोग। तो हमने कहा कि इनको इनकी नानी याद आ जाएगी अगर अहीर रेजिमेंट आज आप बना दीजिए, तो इनको याद आएगा कि जब ये आए थे, हमला किए थे, तो भारत का वो चौकी जहां पे अहीर 124 अहीर जवान तैनात थे, वो चौकी ये नहीं जीत पाए, और वो सारे के सारे लोग लड़ते लड़ते और उन ट्रिगर पे ही उनकी उंगली थी और शहीद हो गए। सबसे ज़्यादा अगर किसी को मेडल मिला है किसी एक युद्ध में तो वो इनको मिला है, यादवों को मिला है। तो ये तो हमारा हक है, ये तो हमको मिलना ही चाहिए। और इस बात में मैं जब प्रधानमंत्री जी को मिला उनसे भी ये रिक्वेस्ट किया हूँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा ठीक है, वो सेना का विषय है पर उस पर देखा जाएगा, जैसे भी जो होगा उसको। गृह मंत्री जी से भी मैंने ये बात कही कि अहीर रेजिमेंट चाहिए सर, इसको बनवाइए। रक्षा मंत्री जी से मिला, मैंने उनसे भी कहा। क्या कहा राजनाथ सिंह जी ने? उन्होंने कहा ठीक है, उस पर आप जाओ देखो। हम लोगों ने अहीर धाम जो वहाँ बनाया है जहाँ पे वो लोग शहीद हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे जो अपने रक्षा मंत्री जी ने अहीर धाम बनाया, भव्य अहीर धाम बनाया वहाँ पे। तो बोले जब अहीर धाम भी बनाए हैं तो वो भी हम ही बनाएंगे, बनेगा, चिंता की बात नहीं है। और निश्चित रूप से बनेगा, वो हक है। देखिए क्या है, जाति संप्रदाय किसी राज्य के नाम पे, किसी जाति के नाम पे अगर है रेजिमेंट, तो अगर इतना बड़ा योगदान है अहीरों का, आज भी आप देखिए कि सेना में जो लोग भर्ती होने के लिए जाते हैं उसमें इनकी बड़ी संख्या है, इनका बड़ा योगदान है, तो होना तो चाहिए निश्चित रूप से। और उनको आश्वासन भी है टॉप नेताओं का। हाँ, और मैं ये मांग लगातार करता हूँ। बल्कि मैं तो एक चीज़ और कहा, मैंने आपके, देखिए झूठ तो नहीं बोला, आपके सामने आपके कैमरे पे बोला कि अहीर का सबसे बड़ा नेता अखिलेश यादव है, कहा ना। तो अगर अहीरों का भला चाहते हैं, अहीर रेजिमेंट बनाना चाहते हैं, अखिलेश यादव को एनडीए में गठबंधन करना चाहिए था। जब गठबंधन ही कर रहे हो भैया तो एनडीए में करना चाहिए। भाई आप यादवों के सबसे बड़े नेता हैं, आप कहते कि आइए हम आपका समर्थन करते हैं, आपके साथ चलते हैं, हमारा ये रेजिमेंट हमारे लोगों के लिए बना दीजिए, तो शायद मेरे से बड़े नेता हैं तो आसानी से हो जाता है ये चीज़। पर बोले आपसे बड़े नेता है वो। अरे वो तो हैं ही, अब उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो अखिलेश जी, दिनेश लाल यादव की बात का आप जवाब दीजिएगा कि वो आपको एनडीए में गठबंधन करने के लिए बुला रहे हैं।
क्योंकि अब गठबंधन ही कर रहे हैं तो वहाँ कहाँ जग गए हैं आप, जहाँ कुछ होना ही नहीं है। जिस गठबंधन का कुछ नहीं होना है वहाँ जाके करेंगे क्या आप? अगर इस गठबंधन में आते तो कम से कम ये तो मांग हम लोगों की यही रेजिमेंट वाली पूरी हो जाती, क्योंकि बड़े नेता हैं आप। ये तो सोचने वाली बात है। धर्मेंद्र यादव का चुनाव मैं देख रहा हूँ, और आजमगढ़ में हम लोग तो होटल में रुकते हैं, किसी शहर में जाते हैं तो होटल में कमरे चाहिए होते हैं, और आजमगढ़ में होटल के कमरे फुल हैं। कई सारे होटल फुल चल रहे हैं क्योंकि उनके परिवार और परिवार के एक्सटेंडेड परिवार के बहुत सारे लोग आ चुके हैं, और इस बात को धर्मेंद्र यादव ने कैमरे में भी एक्सेप्ट किया है कि आ रहे हैं। दिनेश लाल यादव के चुनाव प्रचार में परिवार से जो लोग हैं यहाँ पे वो तो है ही हैं, बाहर से कौन कौन आ रहा है? दोस्त, साथी, यार, को एक्टर्स, एक्ट्रेस, दूर दराज के दोस्त, कौन कौन है आपके चुनाव प्रचार में शामिल? सब लोग हैं, जो मेरे परिवार के लोग हैं वो सभी लोग हैं, और जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री हमारा परिवार है वहाँ से भी सभी लोग हैं, जो हम लोग साथ में फिल्में बनाते हैं वो सारे कलाकार, मनोज टाइगर, संजय पांडे, विक्रांत सिंह, हमारा छोटा भाई प्रवेश लाल यादव, नीलम गिरी, आम्रपाली दुबे, अक्षरा सिंह, कल अक्षरा जी का भी रोड शो है। तो सब लोग हैं, हमारा पूरा परिवार, हमारे भोजपुरी सिनेमा का भी परिवार और मेरे गांव में जो मेरा परिवार है वो भी सब लोग, और यहाँ आजमगढ़ में जो मेरा परिवार है, जो मेरा संगठन का परिवार है, सब लोग लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवार है और सब लोग लगे हुए हैं। इन लोगों को देख के पब्लिक, बिहार में तो मैंने देखा है कि ऐसे नामों को देख के, जो भोजपुरी एक्टर्स हैं, एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, उनको देख के बिहार में तो पब्लिक थोड़ा सा पंप आता है। यूपी में कितना पंप आता है? आम्रपाली, नीलम जी और अक्षरा सिंह और बाकी जो नाम लिए, इन लोग को देख के कितना पब्लिक में सेंटिमेंट आता है? बहुत आता है, क्योंकि देखिए अभी एक गाना आया था हम लोगों का, मरून कलर सड़िया। सड़िया देखिए, ऐसे मैं टोक दे रहा हूँ अभी, सॉरी, हमको समझ में आएगा नहीं, गा के अगर समझ आएंगे तो समझ में आ जाएगा हमको कायदे से। ओ जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया, जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया। अब ये 1 महीने तक सिर्फ मतलब भारत नहीं पूरे दुनिया में नंबर 1 पे ट्रेंड किया ये गाना। अच्छा। 1 करोड़ इस पे रील बन गए, और मतलब उसकी जो गाने की रीच थी वो इतनी बड़ी हो गई। आज जब ये लोग निकल रहे हैं प्रचार में तो उनको देख के सभी लोग गाना शुरू कर दे रहे, जान मर जान हो मर, गा रहे हैं, उनके साथ रील बना रहे हैं। मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे भाषण के बाद 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए, हम बोले क्या है, थोड़ा वो रील बनाना है, और वो उस गाने पे रील भी बना रहे हैं। तो ठीक है, वो चूँकि उसी के लिए हमको वो प्यार करते हैं और हमको इसीलिए वो जानते भी हैं कि हम उनके एक्टर हैं, उनका जो है फिल्म उनके लिए बनाते हैं। अब उसमें प्लस ये हो गया कि साथ में उनकी सड़कें भी बनाने लगे, उनका पुल भी बनाने लगे, उनका रेलवे स्टेशन बना दिया, उनका एयरपोर्ट बना दिया, यहाँ से जहाज उड़ा दिया। 1.5 साल में आप समझ, एयरपोर्ट जो रिसेंटली एक्टिव हुआ जी, हम लोगों ने देखिए क्यों जनता हमारे साथ आई है और क्यों हम यहाँ से जीत रहे हैं, उसका सबसे बड़ा फैक्टर बताता हूँ आपको। ये लोग, धर्मेंद्र जी को भी मैं सुन रहा था, एक दिन बयान दे रहे थे तो कह रहे थे कि आजमगढ़ में 1-1 ईंट पे समाजवादियों का नाम लिखा है। तो हम बोले पता किए कहाँ ईंट रखा, लोग कहाँ है, थोड़ा पता करो। तो पता चला ईंट रखा और यहाँ जेल बनाया है। बोले ठीक है, तो भैया वो जेल तो तुम अपने गुंडों के लिए बनाए हो, कि जो गुंडाई करता है उसको जाना जेल में ही है, तो तुमने जेल बनाया। आजमगढ़ तो तुमसे जेल नहीं मांग रहा था, आजमगढ़ तो मांग रहा था कि विश्वविद्यालय बन जाए। और जब मैं 19 में हार गया, उसके बाद भी आजमगढ़ रहा, तो लोग जो मिलते थे वो बोलते थे भैया यहाँ विश्वविद्यालय चाहिए, यहाँ की बच्चियाँ बच्चे सबकी, भैया एक विश्वविद्यालय बन जाए। बोले ठीक है, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। और हमने पत्र बनाया और हम पहुँचे मुख्यमंत्री जी के पास, योगी आदित्यनाथ जी, हमारे पूज्य महाराज जी, और उनको रखा। तो पहले देखे हमको और देख के बोले कि अच्छा, उनको अच्छा लगा कि ठीक है, मैंने इसको भेजा। बोले क्या वो? बोले अच्छा,
वहीं हो तुम? मैं बोला हाँ सर वहीं हूँ, वहीं शूटिंग कर रहा हूँ, आपने आदेश किया था मैं उसका पालन कर रहा हूँ, आज हमको छोड़ा नहीं है और बस ये विश्वविद्यालय दे दीजिए। पास हो गया, विश्वविद्यालय बन गया और यहाँ पे पढ़ाई शुरू हो गई विश्वविद्यालय की। तो हमने कहा भाई ईंट तुमने भी रखा, ईंट हम लोग भी रख रहे हैं, पर अंतर ये है कि तुम अपने लिए जेल बना रहे हो और हम जनता के लिए विश्वविद्यालय बना रहे हैं। फिर हमने पता किया भाई और कहाँ ईंट रखे हैं जरा पता करो, तो पता चला एक हवाई पट्टी बनाया है यहाँ पे। हम गए वहाँ, पूछे कि भैया कितनी जहाज उड़ती है यहाँ से? तो बोला नहीं भैया यहाँ से कोई जहाज उड़ती नहीं, यहाँ उतरती है। हम बोले उतरती है मतलब? बोले ये समाजवादी पार्टी के नेता लोग यहाँ ये पट्टी बनाए हैं अपना प्राइवेट प्लेन उतारने के लिए। हम बोले अच्छा, तो ये भी ईंटा अपने लिए ही रखा है, कोई बात नहीं। फिर हमने क्या किया कि हमने बात किया और बात करके जी ये जीतने के बाद की बात है, और हम लोगों ने 1.5 साल में भाग दौड़ किया, DGCA से हमने लाइसेंस लिया और उसी हवाई पट्टी पे हवाई अड्डा बना करके और यहाँ से जहाज उड़ा दिया उसी हवाई पट्टी पे। तो हमने कहा कि देखो ये होता है जनता के लिए काम, आप क्या कर रहे हो वो भी जनता देख रही है। फिर आजमगढ़ में एक और इन लोगों ने काम किया था, कहते थे हमारा गढ़ है हमारा गढ़ है। बोले अच्छा गढ़ में होता क्या है? तो जो गुंडे हैं माफिया हैं उनको सह देते थे, आतंकी जो होते थे उनको सह देते थे और पूरा आजमगढ़ आतंक का गढ़ बना दिए। कहीं देश में कोई हत्या हो जाए, वहाँ जो हथियार मिलता था उस पर लिखा है मेड इन बमहौर आजमगढ़। ये पहचान बनाया आजमगढ़ का। अच्छा। अब जबकि ये ऋषियों की धरती है, महर्षियों की धरती है, चंद्रमा ऋषि की धरती है, राहुल संकृतायन की धरती है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की धरती है, साहित्यकार, ये शिबली नुमानी जी की धरती है, और इसकी ये पहचान। तो हमने पूछे महाराज जी को, कहा महाराज जी आजमगढ़ की नई छवि बनानी है और उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। महाराज जी ने कहा बताओ क्या करना है? हम बोले हमको संगीत विद्यालय बनाना है आजमगढ़ में। अच्छा। तो बोले ठीक है, और महाराज जी आए और यहीं हरिहरपुर गांव है, एक छोटे छोटे बच्चे संगीत की साधना करते हैं, और उनको मैंने कहा सुनाओ महाराज जी को, और बच्चे गाने लगे, एकदम मंत्रमुग्ध हो गए महाराज जी। और वहीं बैठे बैठे उन्होंने कहा कि यहाँ संगीत विद्यालय मनाना शुरू करो, और संगीत विद्यालय बन के तैयार हो गया। उस गांव के जो संगीतकार हैं उसी विद्यालय में नौकरी पा गए, पढ़ा रहे हैं। और अब आजमगढ़ कोई कट्टा खरीदने नहीं आता है, अब आजमगढ़ पूरी दुनिया से बच्चे संगीत सीखने के लिए आते हैं। ये 1.5 साल में हम लोगों ने बदला और इसको पूरा आजमगढ़ जानता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात बताता हूँ, इन लोगों को लंबे समय तक मौका मिला था काम करने का आजमगढ़, और ये कहते हैं कि हमने वो बनाया, कमिश्नरी बनाया। बोले अच्छा बहुत अच्छी बात है। हम कमिश्नरी में गए, हम बोले कितनी बैठक किए हैं ये लोग? आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी से लेके अखिलेश यादव जी से लेके, इस कमिश्नरी में अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की कितनी बैठक हुई है? तो पता चला कि 0। मैं बोला तो ये बना के खड़ा क्यों किया? जब तुम यहाँ बैठकें नहीं करेंगे, राम भरोसे छोड़ दिया, तो यहाँ का काम कैसे होगा? और जब मुझे अवसर मिला था तो मैंने 1.5 साल में 6 बैठक की, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, कि ये जो सरकार, केंद्र सरकार की योजना है, ये राज्य सरकार की योजना है, ये बाकी जगह में इस फेज में पहुंच गया है, तुम अभी पहले फेज में अटके हो। अगले बैठक में अगर ये कार्य पूरा नहीं हुआ जो टारगेट मिला है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ये करने के लिए जनता ने मुझे चुना था, वो मैंने किया। और इस आजमगढ़ की जितनी योजनाएं थी, चाहे वो नल से जल की योजना, हर गांव में टंकी बन गई, नल से जल हर घर में पहुंच गया। आजमगढ़ की जितनी सड़कें थी, ये आप देख रहे हैं, ये सड़क हमने बनाया है। इस पे पहले कभी आते जी, अगर पहले कभी आते, लोग कहते थे कि ये सड़क पे किसी को वो देना है, सजा देना है तो भेज दो। तो मैं आया तो ये भी देखा कि गढ़ तो कहते हैं सारी सड़कें गढ़ ही बना दिया है, यहाँ धान रोप रहे हैं लोग विरोध करने के लिए। हमको बोले कि भैया नहीं बनता है ये सब सड़क। हम बोले चिंता मत करो, हमको मौका दो, हम ये सब बना देंगे। और वही हुआ, आजमगढ़ की सारी सड़कें बन गई, ऐसे ही चमका दिए। और अब देखिए पूरा आजमगढ़ चमक रहा है।
और सबसे बड़ा काम जो हुआ यहाँ पे 1.5 साल में, वो ये हुआ कि हम लोगों ने महायोजना लागू करा लिया, जो ये लोग कभी नहीं कराए थे। महायोजना क्या होता है? मास्टर प्लान। अच्छा, मास्टर प्लान। तो आजमगढ़ का मास्टर प्लान ही नहीं होगा तो आप कैसे उसको चमकाने की परिकल्पना कर पाएंगे? तो हमने जब ये करवा लिया तो अब जो हमारा हवाई अड्डा वहाँ से लेके और पीजीआई तक ये पूरा महायोजना के अंतर्गत आ गया। आप देखेंगे जब अगली बार 5 साल बाद आएंगे तो यही आजमगढ़ आपको गोरखपुर और बनारस की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। उम्मीद है हर शहर ऐसा चमके। आजमगढ़ के लिए 4-5 पॉइंट काम करने बचे हुए हैं, जो मतलब कई सारे काम करने होंगे, लेकिन 4-5 एजेंडा अगर जनता के सामने रखना चाहें इस इंटरव्यू के माध्यम से, चुने जाते हैं अगर फिर से, तो क्या करेंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ा काम तो यही है कि महायोजना लागू हो गई है। तो महायोजना लागू होने के बाद अब बनारस और गोरखपुर की तरह इस आजमगढ़ को मुझे चमकाना है। यहाँ माँ तमसा नदी के रिवर फ्रंट को मुझे बनाना है। यहाँ पे अभी जो काम मैंने पास करवा लिया है चुनाव के पहले ही, जैसे रिंग रोड पास करवा लिया है, रिंग रोड को बनवाना है। जो आजमगढ़ हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पास हो गया है, उसको चुनाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना है। यहाँ से बम्बई के लिए, दिल्ली के लिए, दुबई के लिए फ्लाइट शुरू करानी है। आजमगढ़ में मुझे पता चला था कि बड़ी ट्रेनें यहाँ से नहीं चलती हैं, तो पता किया मैं कि क्यों नहीं चलती भैया, यहाँ से तो बहुत लोग बाहर रहते हैं। तो पता चला कि जहाँ जिस स्टेशन पे गाड़ियों की धुलाई सफाई की व्यवस्था ना होगी वहाँ से कोई नई ट्रेन नहीं चलेगी। पानी भरने की ये तमाम चीज़ें, ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो हमने कहा तो ये तो करना पड़ेगा मुझे, तो वो भी करा लिया। नहीं, स्टेशन बन रहा है, करा लिया है। अब आगे यहाँ से ट्रेनें चलवानी पड़ेगी, जो पॉइंट आजमगढ़ होगा। हाँ, कि जो बड़ी ट्रेनें जैसे वंदे भारत है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं जो पाइपलाइन में लाना है, उनको यहाँ से शुरू कराना है, क्योंकि वो स्टेशन बन के हमारा तैयार हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आजमगढ़ में एक जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि यहाँ कई सारे ऐसे पुल हैं, ब्रिज हैं, जिनका चौड़ीकरण कर दिया जाए तो बहुत सारे जो जाम की जो यहाँ पे लगती है वो सब खत्म हो जाएगा। एक उसमें बेलैसा का ब्रिज है, वो मैंने पास करवा लिया, वो बनना शुरू, बेलैसा, हाँ, वो बनना शुरू हो गया। उसके अलावा भी जहाँ जहाँ, जैसे मैं बहुत पहले एक गाना गाया था 20 साल पहले कि गाँव गाँव रोड चक रोड बन जाई, वृद्धा पेंशन बुढ़ा और बुढ़ी को दिलाएंगे, गांव की आवाज जाके दिल्ली में उठाएंगे, केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। अभी गाया था मैं 20 साल पहले, तब पता नहीं था कि मैं प्रधान भी बनूंगा नहीं मालूम था, लेकिन अब ईश्वर ने गवाया तो उस समय क्या सोच के, तो फिर वो चीज़ें अब मुझे दिखती हैं कि ये बड़ी बड़ी सड़कें तो बना दिया, पर ये जो गांव में जा रही है सड़क ना, इसको भी ऐसे ही बनाऊंगा। ये मेरा सपना है कि वो जो गाया था कि गाँव में रोड चक रोड बन जाई, वो सिर्फ गाना में ही नहीं रहेगा, वो धरातल पे करके दिखाऊंगा कि किसी भी गांव में आप जाएं तो आपको उस गांव की सड़क एकदम चमचमाती हुई और ऐसी होनी चाहिए कि लोग कहें कि भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी गांव में चली जा रही है, किसी की शादी है, विवाह है, कुछ भी है, तो ऐसा नहीं है कि दुल्हन उतर गई रोड पे ही और वहाँ से पैदल जा रही है गांव में। ये सारी चीज़ें हैं, उसको भी आगे करना है। अच्छा, चलिए मैं चलते चलते 1-2 विवादों पे आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। आजमगढ़ के विकास के बारे में बात हो रही है और आपका एक वीडियो बड़ा वायरल होता है। आजमगढ़ के पिछड़ेपन को लेकर आपने किसी मंच से कहा कि यहाँ पर मनबढ़ लोग बहुत हैं। क्या था वो मनबढ़ से, आपका आशय क्या था? कौन मनबढ़ है, किसका मन इतना बढ़ गया कि आजमगढ़ का विकास रोक दे? हाँ, मैं बताता हूँ। हुआ ये था कि आपस में मारपीट कर लिए, एक दूसरे का कपार फोड़ दिए, उसके बाद हमारे पास आए कि वो मैंने ये धारा लग गया, वो धारा लग गया, ये जेल में चला गया, ऐसा हो गया वो। तो हम बोले भैया ये तो फिर इतनी मनबड़ाई करते क्यों हैं आप लोग? अच्छा, मनबड़ाई। हाँ, मनबड़ तो इधर पूर्वांचल में चलता है, मैं भी बनारस का रहने वाला हूँ। हाँ, पर मनबड़ाई इतना करते क्यों हो कि अगर कोई बात का विवाद है तो उसको सुलझाने के लिए कानून है, और जब मारपीट कर लिए, कपार फोड़ दिए, तब क्यों आए हो?
ये बात तो तुम पहले भी आके बता सकते थे कि एक प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करा दीजिए। तो जहां से भी सॉल्व कराना होता, एसडीएम साहब को फ़ोन लगाना होता, डीएम साहब को लगाना होता, लेखपाल साहब को फ़ोन लगाना होता, या थाने पे फ़ोन लगाना होता, उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ। हम फ़ोन लगाते और उस मामले को सुलझवा देते। पर पहले कपार फोड़ लिया, उसका पूरा टाका लगा हुआ, लेट गया, उसके बाद आया हो। तो मैं उसी के लिए बोला था भाई ये मन बड़ा ही मत करो आप लोग। उसमें एक और बड़ा कमाल का किस्सा था कि एक बहुत मानिंद आदमी, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, वो और जनप्रतिनिधि रहे हैं यहाँ आजमगढ़ में। और एक दिन कोई लड़का ये किसी को मार रहे थे और वो उसका वीडियो बना रहा था। अच्छा। और वो लड़का कलाकार था। तो जिसको तो जैसे नजर पड़ी कि वीडियो बना रहा है, तो उसको छोड़ के ना इसको मारने लगे। अब बहुत मारे। अब उसके बाद अब जिसको मारेंगे तो वो तो रिपोर्ट करने जाएगा। तो वो अपना गया अपना रिपोर्ट करने के लिए। तब तक उनके घर में ही एक और जनप्रतिनिधि थे। अब वो मेरे पास आ गए, भैया वो एक कोई कलाकार है और वो देखिए ना हमारे पिताजी के खिलाफ FIR करा रहा है। बोले तो बोले आप मना कर दीजिए ना थोड़ा कि ना कराए। तो बोले मैटर क्या? तो ये मैटर सब पता चला। तो मैं बोला कि भाई गजब है, भाई मन बड़ा ही किया है कि आपने उसको मारा भी है और आप कह रहे हो कि रिपोर्ट भी ना करे। क्यों ना करे भैया? आपको इतना भी हक नहीं है कि आप अपने बेटे पे हाथ उठाओ। आप दूसरे के बच्चे को इतना मारे हो और कह रहे हो, वो दिखा रहा है पूरा फट गया था उसका, सब फाड़ उड़ दिया था मार के। हम बोले एक काम करो, आप भी इस मैटर में मत पड़ो, मैं भी नहीं पढ़ता हूँ। और जब इनको पुलिस लेके जाएगी और ये जो काम किए हैं उसका प्रॉपर सजा देगी तो इनका मन बड़ा ही शांत हो जाएगा। तो इसमें क्या गलत कहा था मैंने? ठीक है, चलिए ये रीज़न था। चलिए आखिरी 2 मिनट का समय मेरे पास है, फिर आप अपनी जनसभाओं में मशरूफ़ हो जाएंगे। मैं एक चीज़ पे कमेंट चाहता हूँ। जब मैंने लोगों को बताया कि मैं दिनेश लाल यादव और निरहुआ का इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ, तो बहुत सारे सवाल आए, इसमें बहुत सारे मैंने पूछ भी लिए आपसे। एक सवाल है जो बहुत रीसेंट कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है। लोगों ने कहा कि इनसे दिनेश लाल यादव से पूछ लीजिएगा कि क्या उनसे चूक हो गई थी और उसको एक्सेप्ट करेंगे या कोई कन्फ्यूजन था। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, रोज़गार बच्चा योगी मोदी, जिस रोज़गार कम बच्चा कम होगा इसकी जनसंख्या, ये एक, फिर ये वीडियो डीप फेक है, वीडियो वायरल हुआ तो डीप फेक है और हम FIR करवाएंगे, फिर वो FIR नहीं होती है। क्या हुआ, क्या था, सच्चाई क्या है आपको बताइए। पूरा सच्चाई मैं बताता हूँ। एक लड़का मुझसे सवाल किया, कोई यूट्यूबर था, कि देश में सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। ये बहुत से लोग हमसे कहते हैं। हाँ, तो हमने उनसे कहा कि सरकारी नौकरी सीमित है, उसकी संख्या सीमित है। और अगर आपको सरकारी नौकरी ही करनी है, सिर्फ आप सरकारी नौकरी को ही रोजगार कह रहे हो, तो थोड़ा जनसंख्या पे भी नियंत्रण रखना सीखो। सरकार तो कब से चिल्ला रही है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, और आज से नहीं, सालों से चिल्ला रही है। कब से चिल्ला रही है। और आप कह रहे हो कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। तो अब हमारी सरकार जो है रोजगार के नए नए अवसर दे रही है कि आप भाई पढ़ लिख लिए, अब पैसे ले लो, आप कर लो रोजगार, 30% सब्सिडी भी ले लो, 0% ब्याज भी लगेगा, करो रोजगार। और लोग कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, और वो सारा चीज हो रहा है। लेकिन फिर भी एक कोई व्यक्ति आता है हमारे पास और बोलता है कि, और मैंने कोई धर्म जाति का नाम नहीं लिया था, एक कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि हमारे 10 गो लड़की हैं, हम कैसे बियाह करी। तो हम बोले ठीक है, जो भी योजना है प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, उससे जितना हम लोग लाभ उनको दिला सकते दिलाते हैं। पर उनसे सवाल भी कर लिए कि चाचा, तो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको सोचना चाहिए ना कि छोटा परिवार रखें, ये क्यों नहीं करते हैं। उसमें मैंने ना हिंदू कहा ना मुसलमान कहा, पर कांग्रेस वालों को इसमें तुष्टीकरण मिल गया कि अरे अरे ये तो बच्चा पैदा करने की बात कर रहा है। और वो उसी लाइन को पकड़ के उसमें से अब ये चलाने लगे, ट्वीट ये किए। तो मैंने डीप फेक इसलिए कहा कि ये तुरंत बौखलाएगा और बताएगा कि ये है सच वीडियो,
और उसने बौखलाया और बताया। वो पूरा 10 मिनट का वीडियो जब आया तो समझ गए लोग कि अरे यार क्या संदर्भ में बात हो रही है, क्या सवाल है, क्या जवाब है। ये खाली एक लाइन उठा के चला रहा है। तो आप इतना लंबा खींचे हैं। नहीं, इसमें फंसने की कोई बात ही नहीं है, सीधा सा बात है कि अब आपने कोई सवाल, डीपफेक आप कह रहे हैं कि आपका ब्लफ था। वो आपका ब्लफ था, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, कि नहीं अगर मैं बोलता ना तो सफाई देता ही नहीं और वो वीडियो पूरा डालता ही नहीं, उसने खुद ही डाल दिया। अच्छा जी। चलिए, आपके समर्थक आपका गाड़ी के बाहर इंतजार कर रहे हैं। आप अपने चुनाव प्रचार में मसरूफ होइए। चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।